इस इमेज को देखें। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक सामूहिक कब्र मिली थी जिसमें पाकिस्तानी सेना द्वारा दर्जनों मासूम बलोच लोगों को मारकर दफना दिया गया था। और पूरे बलूचिस्तान में ऐसी बहुत सारी जगहें होगी जहां पर अगर खुदाई करेंगे तो ऐसे बहुत सारे सामूहिक कब्रिस्तान मिलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की सेना द्वारा अब तक में हजारों बलोच लोगों को मार दिया गया है, दर्जनों महिलाओं पर अत्याचार किए हैं। बलूचिस्तान के सैकड़ों डॉक्टर, वकील और टीचर जैसे पढ़े लिखे लोगों को पाकिस्तानी सेना अगवा कर लेती है और उन पर भयंकर अत्याचार करती है। अब तक में कई बलोच नेताओं को पाकिस्तानी सेना ने मार गिराया है। मतलब आज 2024 में जहां पूरी दुनिया के देश आज़ाद है, वहीं पर यह बलूचिस्तान दुनिया का एक ऐसा एरिया है जो आज भी अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा है। आगे विस्तार से जानेंगे इस बारे में। असल में पिछले 78 सालों से पाकिस्तानी सेना और सरकार उनके अपने ही प्रांत बलूचिस्तान पर अत्याचार कर रही है। अपने ही लोगों को दिन दहाड़े मारना, उनका अपहरण करना, उन पर अत्याचार करना जैसे बहुत सारे अपराध पाकिस्तानी सेना पिछले कई दशकों से कर रही है। इस कारण बीते कुछ सालों से बलोच लोगों ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू की है। ऐसे में आज पाकिस्तान फिर से वहां आकर खड़ा हो गया है जहां पर पाकिस्तान 1971 में बांग्लादेश बनने से पहले खड़ा था। तो ऐसे ही ओरिजिनल इमेजेस और मैप के जरिए मैं आपको पाकिस्तान और बलूचिस्तान के बीच जो तनाव चल रहा है उसका पूरा इतिहास समझाने की कोशिश करूंगा कि बलूचिस्तान का इतिहास क्या है, पाकिस्तान ने कैसे बलूचिस्तान को कब्जा लिया था, उसके बाद पाकिस्तान और बलूचिस्तान के बीच कैसे विवाद शुरू हुआ था, अब तक इन दोनों के बीच कितनी लड़ाइयाँ हुई है, इसके क्या परिणाम मिले हैं, आज मौजूदा समय में क्या स्थिति है और क्या आने वाले समय में पाकिस्तान का फिर से बंटवारा होकर बलूचिस्तान एक आज़ाद देश बन पाएगा या नहीं, वह सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इतिहास के बारे में। तो वीडियो के आखिर तक मेरे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले इस मैप को देखें। यह भारतीय उपमहाद्वीप का मैप है, आज़ादी से पहले का। तो इसमें यहाँ पर ये जो लाइट ग्रीन कलर का एरिया है 12, 13, 14 और 15 नंबर के साथ, और ये जो बलूचिस्तान लिखा है वो सब मिलाकर इस पूरे भाग को बलूचिस्तान कहते हैं। अब ये एरिया कोई नया नहीं है। यहाँ पर करीब 7000 साल पुराने कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जो ये बताते हैं कि इस भाग पर 7000 सालों से इंसान रहता आया है, क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में आप जानते ही है जो हजारों साल पुरानी है। इसके अलावा हड़प्पा संस्कृति के अवशेष भी इस भाग से मिले हैं। जैसे ये बलूचिस्तान के मेहरगढ़ की तस्वीर है जो ये बताता है कि कभी यह हिस्सा हड़प्पा संस्कृति का भाग हुआ करता था। फिर यहाँ पर ब्राहुई जाति के लोग आज भी रहते हैं जो हिंदू और बौद्ध धर्म को मानते हैं, और उनकी भाषा भी भारतीय द्रविड़ जैसी ही है। फिर एक समय था जब यह भाग मौर्य एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। कुल मिलाकर यहाँ पर हजारों सालों से इंसानी सभ्यता रहती आई है। इसके बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। फिर 7वीं सदी में अरब साम्राज्य यहाँ बलूचिस्तान वाले भाग पर आया और समय के साथ इन्होंने लगभग इस पूरे भाग पर कंट्रोल किया, जिस दौरान इन्होंने यहाँ के बहुत सारे लोगों का धर्म परिवर्तन करके उन्हें मुसलमान बनाया। उसके बाद मोहम्मद गजनी ने यहाँ पर शासन किया। उसके बाद चंगेज खान भी कुछ सालों तक यहाँ घुसा था। फिर अफगान, दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर और आखिर में आए अंग्रेज लुटेरे, जिनके आने के बाद बलूचिस्तान की नैया डूबने की शुरुआत हो गई। कैसे? तो इस मैप को देखें। अंग्रेज जब भारत आए थे तब इस पिंक कलर वाले पूरे भाग में बलोच लोग रहते थे और इसे ही बलूचिस्तान कहा जाता था। लेकिन साल 1877 में अंग्रेज और पर्शिया यानी आज का ईरान, इन दोनों के बीच एक समझौता हुआ, जिसके बाद इस बॉर्डर के इस तरफ वाला हिस्सा ईरान को दे दिया गया। यानी अंग्रेजों ने आकर पहली बार बलोच लोगों का विभाजन किया। फिर 1893 में अंग्रेजों ने अफगानिस्तान से समझौता किया, जिसमें बलोच लोगों का ये एरिया अफगानिस्तान को दे दिया गया। यानी अंग्रेजों ने आकर बलूचिस्तान को 3 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। कुछ एरिया ईरान को, कुछ अफगानिस्तान को और बाकी एरिया भारतीय उपमहाद्वीप में रह गया।
अब अंग्रेजी हुकूमत के दौरान बाकी भारत के मुकाबले यह बलूचिस्तान सामाजिक और आर्थिक रूप से अविकसित रह गया। यहाँ के ज्यादातर लोग अनपढ़ थे, लगभग ज्यादातर लोग गांव में ही रहते थे। राजनीतिक रूप से भी बलूचिस्तान काफी पिछड़ा हुआ था और बलूचिस्तान को भारत के बाकी राज्यों जितने अधिकार भी नहीं थे। इस कारण 1930 के बाद से बलोच लोग राजनीतिक रूप से संगठित होने लगे और बलूचिस्तान में अलग अलग राजनीतिक पार्टियां बनने लगी, जिन्होंने बलूचिस्तान में राजनीतिक सुधार करने शुरू किए। अब उस समय यानी 1940 के बाद यह बलूचिस्तान 4 अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था, जिसमें एक कलात, लासबेला, मकरान और एक खारान मुख्य रियासतें थी और बाकी ये जो पिंक कलर में छोटे छोटे कबीले थे वो भी बलूचिस्तान का ही हिस्सा था, लेकिन ये सब पूरी तरह से अंग्रेजों के अधीन थे। अब ये वो दौर था जब भारतीय उपमहाद्वीप के विभाजन की बातें शुरू हो गई थी। इस कारण मोहम्मद अली जिन्ना ने बलूचिस्तान के दौरे करने शुरू कर दिए थे ताकि विभाजन के समय पर बलूचिस्तान की रियासतें पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए। तो आज़ादी से पहले जब विभाजन की बातें चल रही थी तब यहाँ बलूचिस्तान की जो रियासतें थी उनके ज्यादातर लोग ये चाहते थे कि अगर विभाजन होगा तो वे लोग ना भारत का हिस्सा बनेंगे और ना ही पाकिस्तान का। ये जो बुक है बलोच नेशनलिज्म, जो उस समय के एक पाकिस्तानी इतिहासकार सलमान रफी शेख ने लिखी है, इनके अनुसार उस समय बलूचिस्तान के ज्यादातर लोग चाहते थे कि विभाजन के समय पर बलूचिस्तान एक अलग देश बन जाए। तो 1947 यानी आजादी से पहले भारतीय उपमहाद्वीप की सभी रियासतों को 3 ऑप्शन दिए गए, या तो आप भारत में मिल सकते हैं, या आप पाकिस्तान में मिल सकते हैं, या फिर आप अपना खुद का एक अलग देश बना सकते हैं। तो बहुत सारी रियासतें भारत में शामिल हो गई और कुछ रियासतें पाकिस्तान में शामिल हुई। अब ये एक अलग चैप्टर है, इस पर फिर कभी विस्तार से जानेंगे। यहाँ पर हमें सिर्फ बलूचिस्तान के बारे में जानना है कि उस समय यहाँ पर क्या हुआ था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का विभाजन करके जब भारत और पाकिस्तान नाम के 2 अलग अलग देश बने, तब बलूचिस्तान की इन 4 रियासतों कलात, लासबेला, मकरान और ये खारान को छोड़कर इसमें जो बाकी रियासतें थी वो सब पाकिस्तान का हिस्सा बन गई। लेकिन इन चारों को बलूचिस्तान नाम का एक अलग देश बनाना था। अब इन चारों रियासतों में ये जो कलात है वो सबसे ताकतवर रियासत थी और ये अहमद यार खान उस समय कलात के राजा थे। तो ये खान जैसा कहते थे वैसा ही ये बाकी 3 रियासत भी करती थी और खान चाहते थे कि बलूचिस्तान एक अलग देश बनेगा। इस कारण इन चारों रियासतों ने भारत और पाकिस्तान के साथ मिलने से मना कर दिया। अब अंग्रेजी कानून के मुताबिक अगर 15 अगस्त 1947 तक में आपने किसी एक देश को नहीं चुना तो आपकी रियासत को एक अलग देश का दर्जा दे दिया जाएगा। ऐसे में 15 अगस्त 1947 के दिन भारत और पाकिस्तान अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद हो गए और इसके अगले ही दिन यानी 16 अगस्त के दिन बलूचिस्तान के इन चारों रियासतों ने भी अपनी आज़ादी की घोषणा कर दी और कलात के खान ने यह ऐलान किया कि अब बलूचिस्तान एक अलग देश है। अब बलूचिस्तान एक अलग देश बनने से भारत को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान यह बात हजम नहीं कर पा रहा था और यहाँ पर भी पाकिस्तान ने कुछ वैसा ही किया जैसा उसने हमारे कश्मीर में किया था। शुरुआत में पाकिस्तान यानी मोहम्मद अली जिन्ना ने कलात के खान से बातचीत के जरिए पाकिस्तान में मिल जाने के प्रस्ताव रखे, लेकिन कलात के खान ने मना कर दिया कि हम आज़ाद रहेंगे। इस कारण आज़ादी के तुरंत बाद ही पाकिस्तान और बलूचिस्तान के बीच विवाद होना शुरू हो गया और इसके बाद जिन्ना ने दूसरा दांव खेला। जिन्ना ने कलात को छोड़कर बाकी जो 3 रियासतें थी खारान, लासबेला और मकरान, इनके सरदारों से जिन्ना मिले और पता नहीं कैसे पर जिन्ना ने इन 3 रियासतों को पाकिस्तान में मिलने के लिए राजी कर लिया। और जब खारान, लासबेला और मकरान के सरदारों ने ऐलान किया कि अब हम पाकिस्तान में विलय करेंगे तो कलात के खान अकेले पड़ गया। खान ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि ऐसा ना हो, क्योंकि आखिरकार बलूचिस्तान के लोग भी आज़ाद देश ही चाहते थे, पर खान की हर कोशिश असफल हुई और खारान, लासबेला और मकरान का पाकिस्तान में विलय हो गया। तो इसके बाद कलात अकेला बचा
और इनके चारों तरफ अब पाकिस्तान था, जो सिर्फ एक मौके की तलाश में था कि कैसे भी करके इस कलात को भी पाकिस्तान में शामिल कर दिया जाए। ऐसे में 27 मार्च 1948 के दिन ऑल इंडिया रेडियो पर एक खबर आई, वो भी वीपी मेनन की जुबान से, जो उस समय सरदार पटेल के साथ भारत का निर्माण कर रहे थे। तो वीपी मेनन ने रेडियो पर कहा कि कलात के राजा यानी खान भारत के साथ मिलना चाहते हैं। और इस खबर के साथ ही पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया कि अगर ऐसा होगा तो भविष्य में पाकिस्तान के लिए एक खतरा बनेगा। और उस समय वीपी मेनन के इस बयान के बाद नेहरू और सरदार पटेल ने इस खबर को झूठा भी बताया कि कलात के भारत में मिलने की खबर झूठी है। लेकिन तब तक में काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि इस खबर के तुरंत बाद ही पाकिस्तान ने अपनी सेना भेज दी थी कलात पर हमला करने के लिए। और उसी दिन यानी 28 मार्च 1948 के दिन ही कलात के खान को पाकिस्तान ने गिरफ्तार कर लिया और इन्हें पाकिस्तान की राजधानी कराची ले जाया गया। और बंदूक की नोक पर पाकिस्तान ने कलात के खान से विलय पत्रक पर हस्ताक्षर करवाया कि अब कलात भी पाकिस्तान का हिस्सा है। तो इस तरह से बलूचिस्तान की आज़ादी के लगभग 7 महीने बाद ही कलात के साथ साथ पूरा बलूचिस्तान अब पाकिस्तान का हिस्सा बन गया था। अब यहाँ पर कुछ ऐसा भी हुआ था जो हमारे स्कूल में हमें नहीं पढ़ाया गया, जैसे पाकिस्तान के लीडर जिन्ना और अंग्रेज अधिकारी माउंटबेटन दोनों ने मिलकर बलूचिस्तान की जनता और खान को एक तरह से धोखा दिया था। असल में अंग्रेज भी नहीं चाहते थे कि बलूचिस्तान एक आज़ाद देश बने, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो उस समय जो सोवियत संघ यानी यूएसएसआर जो था, जो अफगानिस्तान के ऊपर था, वो भी वाया अफगानिस्तान बलूचिस्तान को अपने कंट्रोल में करके एशिया में अपना दबदबा बढ़ा सकता था। इस कारण अंग्रेज नहीं चाहते थे कि बलूचिस्तान आज़ाद देश बने, और जिन्ना भी बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहते थे। और जब बलूचिस्तान में जनमत संग्रह हुआ कि कितने लोगों को पाकिस्तान के साथ मिलना है और कितनों को बलूचिस्तान को एक आज़ाद देश बनाना है, तब भी मेजॉरिटी लोग ये चाहते थे कि बलूचिस्तान एक अलग आज़ाद देश बने। पर बावजूद इसके जिन्ना और माउंटबेटन ने मिलकर बलूचिस्तान को बंदूक की नोक पर पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया। लेकिन बंदूक की नोक पर हासिल किए हुए बलूचिस्तान ने घुटने नहीं टेके, और यहीं से यानी साल 1948 से ही बलूचिस्तान ने बगावत करनी शुरू की। असल में कलात के खान के जो भाई थे प्रिंस करीम खान, ये उनकी इमेज है। इन्होंने इस विलय पत्रक समझौते के खिलाफ विद्रोह कर दिया, ये कहते हुए कि पाकिस्तान ने हमें जबरदस्ती हड़प लिया है, जो हम बलोच लोगों को मंजूर नहीं है। और इसी के साथ ही बलूचिस्तान की आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई जून 1948 में। तो ये आज़ादी के बाद पाकिस्तान का मैप है, और इसमें लाल कलर में पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत बलूचिस्तान है। लेकिन बलूचिस्तान के कुछ हिस्से आज़ादी के बाद भी पाकिस्तान के कंट्रोल से बाहर थे, क्योंकि प्रिंस करीम खान ने यहाँ से विद्रोह करना शुरू कर दिया था। इन्होंने 1948 से लेकर 1950 तक पाकिस्तानी सेना से लड़ाई की, लेकिन इनके पास सिर्फ 1000 जितने ही लड़ाके थे, और उस समय करीम खान को पूरे बलूचिस्तान का समर्थन भी नहीं था। बावजूद इसके इन्होंने अकेला पाकिस्तान से लड़ाई लड़ी। इस घटना को बलूचिस्तान का पहला संघर्ष कहते हैं, जिसमें 1950 आते आते पाकिस्तानी सेना ने बहुत से बलोच लड़ाकों को मार दिया। इस कारण आखिर 1950 में प्रिंस करीम खान ने अफगानिस्तान में शरण ले ली, और 1950 के बाद इन्होंने अफगानिस्तान से ही पाकिस्तान के खिलाफ छुटपुट हमले जारी रखे थे। अब इस इमेज को देखें, यह है नवरोज खान। 1950 के दशक में ये बलूचिस्तान में एक सम्मानित व्यक्ति थे। इन्हें दादा नवरोज के नाम से भी जाना जाता है। तो 1955 में पाकिस्तानी सरकार ने बलूचिस्तान में जो छोटे छोटे एरिया थे, जिसमें अलग अलग तरह के कबीलाई लोग रहते थे, उन सबको भंग करके पाकिस्तान ने इसे वेस्ट पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया, जो बात दादा नवरोज को मंजूर नहीं थी। इस कारण 1958 के बाद दादा नवरोज ने पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाए, जिसमें बहुत सारे कबीलाई नेता भी इनके साथ थे, और इन सब ने मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध शुरू किया। लेकिन करीब 1 साल बाद पाकिस्तानी सेना ने इन्हें धोखे से पकड़ लिया, और देश के खिलाफ विद्रोह के लिए इन्हें और बाकी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। और 15 जुलाई 1960 के दिन हैदराबाद जेल में
इनमें से 7 नेताओं को फांसी पर लटका दिया। दूसरी ओर नवरोज खान को उनकी उम्र के कारण फांसी नहीं दी गई, लेकिन उनके परिवार के 5 युवा, जिसमें इनके बेटे और भतीजे भी शामिल थे, उन्हें भी देशद्रोह और पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या के नाम पर फांसी पर लटका दिया गया। और 1964 में दादा नवरोज की भी जेल में मौत हो गई। इस घटना को बलूचिस्तान का दूसरा संघर्ष कहते हैं। लेकिन दादा नवरोज की मौत के बाद यानी 1960 के दशक में बलोच अलगाववादी आंदोलन ने गति पकड़ी, क्योंकि पाकिस्तानी सरकार ने यहाँ के कबीलाई लोगों के कई हक छीन लिए थे। इस कारण शेर मोहम्मद इन्होंने 1964 में पाकिस्तान विरोधी लड़ाकों की एक फौज बनाई और बलूचिस्तान में जो पाकिस्तानी सेना तैनात हो गई थी उनके ऊपर इन्होंने हमले करने शुरू किए, क्योंकि पाकिस्तान सरकार बलूचिस्तान से गैस निकालकर पैसा कमा रही थी, पर इससे बलोच लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा था। इस कारण सेना पर हमले करके शेर मोहम्मद चाहते थे कि पाकिस्तान सरकार अपने राजस्व का कुछ हिस्सा बलोच लोगों को भी दे। जिस दौरान शेर मोहम्मद ने कई बार रेल की पटरियों को उड़ाया, कई बार सेना पर भी हमले किए, लेकिन आखिर 1969 में यह विद्रोह भी समाप्त हो गया, क्योंकि पाकिस्तानी सरकार ने बलूचिस्तान को पाकिस्तान के चौथे प्रांत के रूप में मान्यता दे दी। इसी कारण यह विद्रोह रुक गया। इसे बलूचिस्तान का तीसरा संघर्ष कहते हैं। अब 1970 के बाद ऐसा लग रहा था कि यह विवाद खत्म हो गया, लेकिन 1970 के बाद भी बलूचिस्तान में अशांति बनी रही और यहाँ के नाराज लोगों के हमले पाकिस्तानी सेना पर जारी रहे। इस कारण 1973 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकर अली भुट्टो ने राजद्रोह का हवाला देते हुए बलूचिस्तान में मार्शल लॉ लगा दिया। ऐसे में कई बलोच लोग और नाराज हो गए और इन्होंने भी हथियार उठा लिए, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना और इन बलोच लड़ाकों के बीच गुरिल्ला युद्ध शुरू हुआ, जो लगभग अगले 4 साल यानी 1977 तक चला, जिसमें पाकिस्तान के 3000 जितने सैनिक और बलूचिस्तान के 9000 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। और इस युद्ध में ईरान ने भी पाकिस्तानी सरकार की काफी मदद की थी। क्यों? क्योंकि शुरुआत में हमने जाना था कि अंग्रेजों ने बलूचिस्तान का एक हिस्सा संधि के तहत ईरान को दे दिया था, जिसे ईरान का सिस्तान बलूचिस्तान कहते हैं। तो ईरान को पता था कि अगर यह बलूचिस्तान एक अलग देश बना तो आने वाले समय में ये बलोच लोग हमारे सिस्तान को भी कब्जाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा ना हो, इस कारण ईरान ने पाकिस्तानी सरकार की मदद की थी और ईरान की सहायता से ही पाकिस्तानी सेना ने बलोच लोगों को भारी नुकसान पहुंचाया और इसमें बलूचिस्तान के सैकड़ों आम लोग मारे गए थे। इसे बलूचिस्तान का चौथा विद्रोह कहते हैं। तो चौथे विद्रोह में भारी नुकसान के कारण बलूचिस्तान के लोग काफी शांत पड़ गए और इन्होंने लगभग हथियार उठाने बंद कर दिए थे। यानी अब पाकिस्तानी सरकार को बलूचिस्तान से कोई खतरा नहीं था। ऐसे में पाकिस्तानी सरकार ने बलूचिस्तान के साथ अन्याय करना शुरू किया। इस मैप को देखें, जैसे हमारे भारत में अलग अलग राज्य है, उसी तरह से पाकिस्तान में टोटल 4 प्रांत है: खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान। तो इसमें क्षेत्रफल के लिहाज से बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। पाकिस्तान के टोटल 44% जमीन अकेले बलूचिस्तान के पास है, लेकिन पाकिस्तान की टोटल आबादी में से सिर्फ 5% आबादी ही बलूचिस्तान में रहती है। अब पाकिस्तान में रहने वाले लोग वैसे तो मुस्लिम धर्म को मानते हैं, लेकिन इसमें भी अलग अलग प्रकार के मुस्लिम है। सिंध के मुस्लिम लोग अलग, ऊपर पंजाब और खैबर के मुस्लिम अलग है, और इसी तरह से बलूचिस्तान के लोगों की भाषा, संस्कृति और इतिहास भी पाकिस्तान के बाकी प्रांतों से बिल्कुल अलग है। दूसरी ओर पाकिस्तानी सरकार के नेता, सरकारी अधिकारी और सेना के बड़े बड़े अफसर लगभग पंजाब प्रांत के ही होते हैं। सिंध और बलोच लोगों को ना कभी सरकारी नौकरी मिलती है और ना ही इन्हें सेना और राजनीति में जगह दी जाती है। ऊपर से बलूचिस्तान प्रांत प्राकृतिक संसाधनों से भरा पड़ा है। यहाँ पर गैस, कोयला, गोल्ड और तांबे के बड़े बड़े भंडार है। ऐसे में यह बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे अमीर प्रांत होना चाहिए, लेकिन हालात बिल्कुल इससे उल्टे हैं। इतने संसाधनों के बावजूद भी बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे गरीब प्रांत है, क्योंकि सरकार में लगभग ज्यादातर लोग पंजाब से है
और ये नेता लोग बलूचिस्तान के संसाधनों से जो पैसा आता है वो सिर्फ पंजाब में ही निवेश करते हैं। इस कारण बलोच लोगों को अपने ही संसाधनों से कोई भी फायदा नहीं होता। ऐसे में बलूचिस्तान के लगभग 80% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है। कुल मिलाकर पाकिस्तानी सरकार ने बलोच लोगों को एक तरह से हाशिए पर टांग दिया है और बलोच लोगों के साथ ऐसा बर्ताव करती है जैसे ये लोग उनके देश के है ही नहीं। इसके अलावा पाकिस्तान का जो सबसे महत्वपूर्ण पोर्ट है ये ग्वादर बंदरगाह, जो अरब सागर के किनारे पर है और ईरान और ओमान के काफी नजदीक, जिसके आसपास के देशों में दुनिया का 2/3 ऑयल भी निकलता है। कुल मिलाकर ग्वादर की लोकेशन और प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता इसे रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण बनाती है। दूसरी ओर ग्वादर से हमारा भारत भी काफी नजदीक है। ऐसे में चीन ने पाकिस्तान को बहला फुसलाकर ग्वादर पोर्ट को अपने कंट्रोल में लेने का काम शुरू कर दिया और साल 2002 से चीन ने ग्वादर में अपना काम भी शुरू कर दिया और बाद में पाकिस्तान को मिलने वाले लोन के बदले ग्वादर पोर्ट चीन को लीज पर मिल गया, जिसके बाद ये ग्वादर CPEC परियोजना का हिस्सा बन गया। इसके अलावा पाकिस्तानी सरकार ने चीन को बलूचिस्तान के खनिजों के खनन की भी छूट दे दी है कि आपने हमें लोन दी है तो आप हमारे बलूचिस्तान के खनिजों को निकाल सकते हो। अब बलूचिस्तान के लोगों को यह उम्मीद थी कि जब चीन यहाँ पर आएगा और ग्वादर पोर्ट बनाने का काम शुरू करेगा तो इससे हम बलोच लोगों को काफी रोजगार मिलेगा। पर जब चीन यहाँ आया तो बलोच लोगों को बिल्कुल उपेक्षित रखा गया। बलोच लोगों को कोई भी काम नहीं दिया गया। बलोच युवा काफी पढ़े लिखे हैं, बावजूद इसके ग्वादर पोर्ट के लिए पाकिस्तानी सरकार ने पंजाबी लोगों को ही काम पर रखा। मतलब बलूचिस्तान की जमीन पर इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा था और इसमें बलोच लोगों को ही लाभ से वंचित कर दिया गया। ऐसे में बलोच लोगों में काफी असंतोष था। ऊपर से पाकिस्तानी सरकार के कारण बलोच लोग पहले से ही आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से उपेक्षित थे। बलूचिस्तान में ना कोई नौकरी थी और ना ही रोजगार था। यहाँ के लोग काफी लंबे समय से न्याय मिलने की उम्मीद लेकर बैठे थे। इन्होंने पाकिस्तानी अदालत के भी दरवाजे खटखटाए, लेकिन वो भी सरकार के इशारों पर नाचती है और इन्होंने भी बलोच लोगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। यानी बलोच लोगों को कहीं से भी कोई न्याय नहीं मिल रहा था, जिसके बाद बलोच लोगों के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, हथियार उठाने का। हथियार उठाने के सिवा इन लोगों के पास अब और कोई भी रास्ता नहीं था। इसलिए 2002 के बाद जैसे ही चीन ने पाकिस्तान में काम शुरू किया तो बलोच लोगों ने जमकर विरोध किया, ये कहते हुए कि बलूचिस्तान के संसाधनों पर पहला हक हम बलोच लोगों का है, चीन को यहाँ से बाहर निकालो। पर पाकिस्तानी सरकार ही चीन के इशारों पर नाच रही थी, तो चीन का बलूचिस्तान से वापस जाना मुमकिन नहीं था। इस कारण कुछ नाराज बलोच लोगों ने मई 2004 में ग्वादर बंदरगाह पर धमाका किया, जिसमें 3 चीनी इंजीनियर मारे गए और यहीं से बलूचिस्तान का 5वां संघर्ष शुरू हुआ, जिसमें इस बार बलूचिस्तान के सामने पाकिस्तान के साथ चीन भी शामिल था। अब शुरुआती माहौल काफी ठंडा था, ऐसा लग नहीं रहा था कि यह विद्रोह बहुत बड़ा होगा। पर 2005 की शुरुआत में बलूचिस्तान के एक महिला डॉक्टर साजिया खालिद के साथ दुष्कर्म हुआ और जिसने दुष्कर्म किया था उसे पाकिस्तानी सरकार ने कोई सजा भी नहीं दी, क्योंकि ये अपराधी पाकिस्तान के इस भाग के लोग थे जो कि पाकिस्तान के अपने लोग हैं और बलोच लोग तो उनके दुश्मन हैं। इस कारण पाकिस्तानी सरकार ने यह पूरा मामला रफा दफा कर दिया। ऐसे में बलोच लोग काफी नाराज हो गए और नवाब अकबर खान बुख्ती के नेतृत्व में बलूचिस्तान में हिंसक विद्रोह शुरू हुई है। यह बुख्ती है जो पहले पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर थे, बाद में यह बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री भी बने, यानी एक बहुत बड़े और सम्मानित व्यक्ति थे बलूचिस्तान में। तो इस दुष्कर्म के बाद इन्होंने खुद हथियार उठाए और विद्रोह करना शुरू किया, जिसके बाद इन्होंने पाकिस्तान सरकार से बलूचिस्तान के संसाधनों पर पर्याप्त हक देने की मांग भी की। लेकिन इसके कुछ समय बाद पाकिस्तानी सेना ने बुख्ती की हत्या कर दी। अब बुख्ती की हत्या पूरे बलूचिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि लोगों को बुख्ती से बहुत उम्मीदें थी, पर पाकिस्तानी सेना ने बुख्ती को अपने रास्ते से हटा दिया। ऐसे में 2005 के बाद बलूचिस्तान के लोगों ने
अलग अलग एरिया में अलग अलग ग्रुप बनाने शुरू किए, पाकिस्तानी सेना और सरकार से लड़ने के लिए और अपने बलूचिस्तान को आज़ाद कराने के लिए। तो इसमें ऐसे मुख्य ग्रुप थे जैसे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA, जो कि आज की तारीख में बलूचिस्तान का सबसे बड़ा ग्रुप है। आज पाकिस्तान पर सबसे ज़्यादा हमला ये ग्रुप ही करवाता है। फिर बलोच नेशनल मूवमेंट, फिर BHO, जिसमें पाकिस्तान के बहुत सारे युवा शामिल हैं, खासकर कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, और लश्कर बलूचिस्तान जैसे और भी कई ग्रुप आज बलूचिस्तान में एक्टिव है। तो अब जब बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए इतने सारे ग्रुप बने तो इन्होंने पुरानी गलतियों से सीखकर पाकिस्तानी सेना से सीधे लड़ने की बजाय पहाड़ों में छुप छुप कर यानी गुरिल्ला तकनीक से लड़ना शुरू किया, क्योंकि इन लोगों के पास लड़ाके और हथियार भी कम थे। तो गुरिल्ला युद्ध ही इनके लिए एक बेहतर ऑप्शन था। अब इसमें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA जो ग्रुप था, ये सबसे बड़ा और ताकतवर ग्रुप था। तो इन्होंने 2005 के बाद पाकिस्तानी सेना और सरकार के ऊपर छुटपुट हमले भी करने शुरू किए। फिर अप्रैल 2009 में बलूचिस्तान के 3 बड़े नेता गुलाम मोहम्मद, लाला मुनीर और शेर मोहम्मद को पाकिस्तानी सेना ने अगवा कर लिया और 5 दिन बाद इन सबकी लाशें मिली, जिसके बाद बलूचिस्तान के कई शहरों और कस्बों में हड़ताल और प्रदर्शन हुए, जिस दौरान बहुत से आम बलोच लोग भी उन ग्रुपों में शामिल हो गए जो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। यानी पाकिस्तानी सेना द्वारा 3 बलोच नेताओं को मारने के बाद बलूचिस्तान के ग्रुप कमजोर होने की बजाय और ताकतवर हो गए। दूसरी ओर 12 अगस्त 2009 के दिन कलात के जो खान थे, उनके बेटे मीर सुलेमान दाऊद ने खुद को बलूचिस्तान का शासक और बलूचिस्तान को एक आज़ाद देश घोषित कर दिया, जिसमें पाकिस्तान का पूरा बलूचिस्तान और ईरान का सिस्तान बलूचिस्तान भी शामिल था। और मीर सुलेमान दाऊद ने यह मांग भी की कि यह अंग्रेजों की नैतिक जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान द्वारा हमारे बलूचिस्तान पर जो अवैध कब्जा हुआ है वो मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाए और हमें आज़ादी दिलाने में मदद करे। तो इस तरह से समय के साथ साथ बलूचिस्तान की आज़ादी का विद्रोह लगातार मजबूत होता चला गया, जिससे पाकिस्तान सरकार के लिए यह मुद्दा एक सिरदर्द बन गया, क्योंकि अब यहाँ की महिलाएं और बच्चे सरकार के विरुद्ध रोजाना रैलियां निकालने लगे, जिसने दुनिया भर का ध्यान बलूचिस्तान की तरफ आकर्षित किया। और इसके बाद ही दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी शुरू हुई। ऐसे में पाकिस्तान सरकार ने यह कहना शुरू किया कि बलूचिस्तान विद्रोह के पीछे भारत का हाथ है, भारत ही पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। मतलब बलूचिस्तान की आज़ादी की लड़ाई सही दिशा में आगे बढ़ रही थी, लेकिन 2010 के बाद बलूचिस्तान के कुछ ग्रुप के लड़ाकों ने उनके स्कूलों, शिक्षकों और छात्रों पर हमले किए। इन्होंने अपने ही बलोच महिलाओं के खिलाफ अपराध और उन पर दुष्कर्म किया। अपने ही लोगों से ये लड़ा के हफ्ता वसूली करने लगे, उनका अपहरण करने लगे। इस कारण धीरे धीरे बलूचिस्तान के इन ग्रुपों के बीच आपसी मतभेद होने लगे और 2014 के बाद इन ग्रुपों के बीच अंदरूनी लड़ाई के कारण बलूचिस्तान की आज़ादी का यह आंदोलन काफी कमजोर हो गया। तो जब पाकिस्तान को पता चला कि ये बलोच लोग अब आपस में लड़ने लगे हैं, तो पाकिस्तानी सेना ने बलोच लोगों को टारगेट करना शुरू किया। पाकिस्तानी सेना मनमाने ढंग से बलोच लोगों को गिरफ्तार करने लगी, जिन्हें बहुत ही भयंकर यातनाएं दी गई। इन्होंने कई लोगों के अपहरण करने शुरू किए और कई बार तो इन्होंने बिना कोई गुनाह किए बलोच लोगों को फांसी तक दे दी। सेना ने कई बलोच महिलाओं पर अत्याचार किया। जब भी बलोच स्टूडेंट आंदोलन करते थे तो उनमें से कईयों को गोलियों से उड़ा दिया जाता था। इसके अलावा अगवा किए गए बलोच लोगों को पाकिस्तानी सेना खत्म करके उन्हें कब्रों में गाड़ देती थी, क्योंकि बलूचिस्तान में ऐसी बहुत सारी कब्रें मिली है और भविष्य में और भी ऐसी कब्रें मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने अब तक में सैकड़ों बलोच लोगों को मौत की नींद सुला दिया है। और 2011 की एमनेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट में पाकिस्तानी सेना की मार डालो और दफना दो की नीति के बारे में बताया गया था, जिसमें पाकिस्तानी सेना किसी भी बलोच डॉक्टर, शिक्षक, पत्रकार और वकीलों को बंधक बनाकर उन्हें प्रताड़ित करती थी और फिर उनकी हत्या कर उन्हें किसी वीरान जगह पर दफना देती थी। और अगर आपको याद हो तो 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषण में
पाकिस्तान के अत्याचारों और बलोच लोगों के दमन की बात की थी, क्योंकि पाकिस्तान पिछले कई सालों से भारत पर यह आरोप लगाता आया है कि बलूचिस्तान के BLA ग्रुप को भारत फंडिंग देता है, जिससे पाकिस्तान में अस्थिरता पैदा की जा सके। लेकिन दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के ये दावे बिल्कुल खोखले हैं। फिर पाकिस्तान ने बलूचिस्तान प्रांत में पंजाबी मुसलमानों को सेटल करना भी शुरू कर दिया है। जैसे इजराइल गाजा और वेस्ट बैंक में अपने यहूदी लोगों को सेटल करवाता आया है, उसी तरह से आज पाकिस्तान भी बलोच लोगों के एरिया में अपने पंजाबी मुस्लिम लोगों को सेट कर रहा है, ताकि एक समय पर जब पंजाबी लोगों की आबादी बलूचिस्तान में सेट हो जाए और बलूचिस्तान ये दावा करे कि बलूचिस्तान उनका है, तो इस दावे को झूठा साबित करना पाकिस्तान के लिए आसान हो जाए। पाकिस्तान कह सके कि देखो, हमारे पंजाबी लोग भी बलूचिस्तान में रहते हैं, तो बलूचिस्तान पर हमारा भी हक है। तो बलूचिस्तान का जो सबसे बड़ा ग्रुप है BLA, इन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी। इन्हें जब जब मौका मिलता था तब तब ये लोग पाकिस्तानी सेना पर हमले करते रहते थे, और अभी ये BLA संगठन भी काफी बड़ा हो गया है। 2022 में BLA के पास लगभग 6000 लड़ाके थे, जो अब तक पाकिस्तान में सैकड़ों हमले कर चुके हैं। जैसे फरवरी 2019 में इन्होंने 6 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। फिर अक्टूबर 2020 में BLA के हमलों में 14 सुरक्षाकर्मी मारे गए। इस तरह से दिसंबर 2020 में 7 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, और सामने पाकिस्तानी सेना के हमले में भी दर्जनों बलोच लड़ाके मारे गए थे। कुल मिलाकर 2020 में पाकिस्तान के टोटल 506 लोग मारे गए थे, जिसमें ज्यादातर बलूचिस्तान के आम लोग थे। फिर 2021 में पिप्स की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में टोटल 81 आतंकवादी हमले हुए थे, जिसमें 136 लोग मारे गए थे। फिर जनवरी 2022 में BLA लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना की एक चेक पोस्ट पर हमला किया, जिसमें कम से कम 10 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, और यहाँ के सारे हथियार BLA के लड़ाके अपने साथ ले गए। फिर फरवरी 2022 में भी आमने सामने की लड़ाई हुई, जिसमें 9 बलोच लड़ाके और 12 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। फिर सितंबर 2021 में ग्वादर में जो मोहम्मद अली जिन्ना की मूर्ति थी, ये वाली, इसे भी BLA ने उड़ा दिया। दूसरी ओर BLA ने देखा कि चीन जो निवेश कर रहा था पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, उसमें किसी भी बलोच को काम नहीं मिलता था, और चीन आधुनिक मशीनों से बलूचिस्तान की खुदाई करके अरबों रुपए की धातु निकाल रहा था, लेकिन इससे बलोच लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा था। इस कारण से 2020 के बाद से BLA ने चीन के पैसों से चलने वाले प्रोजेक्ट पर हमले करने शुरू कर दिए। तो सामने पाकिस्तानी सेना ने भी BLA को खत्म करने के लिए कई ऑपरेशंस किए हैं, और अभी भी ये ऑपरेशंस जारी है। और पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान में बहुत सारे युद्ध अपराध भी किए हैं, जिस बारे में पाकिस्तानी सरकार बिल्कुल चुप है, क्योंकि दुनिया को अगर इन युद्ध अपराधों के बारे में पता चला तो इससे पाकिस्तान को काफी बदनामी झेलनी पड़ेगी। इस कारण पाकिस्तानी सेना चुपचाप बलोच लोगों को निपटा रही है, और अब तक में इन्होंने हजारों लोगों को खत्म कर दिया है, और ये सिलसिला आज भी जारी है। इस कारण पिछले 1-2 सालों से BLA संगठन भी वैसा ही करने लगा है जैसा पाकिस्तानी सेना उनके साथ कर रही है। जैसे अगस्त 2024 में BLA के 30-35 लड़ाकों ने हाईवे पर आती जाती गाड़ियों को रोकना शुरू किया और यात्रियों से ID कार्ड दिखाने को कहा, जिसमें जो लोग बलूचिस्तान के बाहर के लोग थे उन सबको गोलियों से उड़ा दिया। टोटल 23 लोगों को BLA संगठन ने खत्म कर दिया था उस दिन। तो इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें लगभग 21 लड़ाके मारे गए। मतलब दुनिया भर में आतंकवाद की सप्लाई करने वाला पाकिस्तान आज खुद आतंकवादी हमले झेल रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान के संसाधनों को लूटकर सरकार पैसे तो कमाती है, लेकिन इन पैसों से वे बलोच लोगों की मांगे नहीं पूरी करती। ऐसे में बलूचिस्तान के संसाधन उनके लिए आज एक अभिशाप बन गया है, क्योंकि पाकिस्तानी सरकार ने बलोच लोगों को हमेशा से ही हाशिए पर रखा है। आर्थिक विकास के मामले में भी बलूचिस्तान के साथ चौतेला व्यवहार हुआ है, और बलूचिस्तान में अपार खनिज संपदा होने के बावजूद भी पाकिस्तानी सरकार ने बलोच लोगों को वो नहीं दिया जिसका बलूचिस्तान हकदार था।
लेकिन किसी कौम को तुम जितनी ही ताकत से दबाओगे वो कौम उतनी ही ताकत से खड़ी होती है। जैसे इजराइल के यहूदी, वैसे ही आज बलूचिस्तान है। और वो दिन दूर नहीं जब बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होने की घोषणा कर दे। और अभी 14 अक्टूबर 2024 के दिन BLA के हेड मंजूर पश्तीन, इन्होंने पाकिस्तानी सेना को यह वार्निंग दी है कि अगले 60 दिनों में बलूचिस्तान छोड़कर पाकिस्तान में चले जाओ, वरना 1971 में बंगालियों ने तो सिर्फ आपके पैंट ही उतारे थे, लेकिन हम तो तुम्हारी चमड़ी भी उधेड़ देंगे। इसके अलावा बलोच लोगों के लिए आज़ाद होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि चीन के बढ़ते निवेश से उनका पाकिस्तान से अलग होने का सपना लगभग खत्म हो जाएगा, क्योंकि फिर इस लड़ाई में चीन भी पाकिस्तान का साथ देगा, क्योंकि बलूचिस्तान का मुख्य बंदरगाह ग्वादर अभी चीन को लीज पर मिल चुका है। तो हो सकता है आने वाले समय में पाकिस्तानी सरकार पूरा बलूचिस्तान ही चीन को लीज पर दे दे। इसी कारण से जैसे जैसे यहाँ पर चीन का निवेश बढ़ता गया, वैसे वैसे ये बलोच आंदोलन भी उग्र होता जा रहा है। और अगर हम पाकिस्तान का इतिहास देखें तो जैसा आज बलूचिस्तान में हो रहा है, ठीक वैसा ही एक समय पर ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश के साथ हो रहा था। और उसका नतीजा ये हुआ कि बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर एक आज़ाद देश बन गया। मतलब पाकिस्तानी सरकार ने अपनी गलतियों से कुछ सीखा नहीं है कि देश के लोगों को दबा कुचला कर नहीं, बल्कि उन्हें साथ लेकर आगे बढ़ा जाता है। लेकिन पाकिस्तान की विचारधारा कुछ अलग ही लग रही है, और शायद उनकी इसी विचारधारा के कारण उन्हें फिर से एक और बंटवारा भी देखने को मिल सकता है। लेकिन ये सब तो आने वाला समय तय करेगा। खैर, तो यह सब कुछ था इस वीडियो में कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान का विवाद क्या है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।